श्रोताओं नमस्कार। आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं बिल्कुल हाजिर हूँ जी आपके समक्ष, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी हम स्वास्थ्य से जुड़ा एक नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम आपको जानकारी दिलवाने वाले हैं आर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा और डॉक्टर तरुण शर्मा। ये डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड र्यूमेटोलॉजी एम्स बिलासपुर में कार्यरत हैं। आज ये हमें गठिया के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम डॉक्टर देवेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस यानी गठिया। गठिया शब्द गठ से आया है। गठ यानी हिंदी में जोड़। ऐसा हिस्सा जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे जोड़ या गठ कहते हैं और जोड़ की बीमारी को गठिया कहा जाता है। अगर किसी भी वजह से किसी जोड़ में कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आ जाती है तो इसे हम गठिया या आर्थराइटिस कहते हैं। जी डॉक्टर तरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितनी प्रकार का होता है? क्या आर्थराइटिस यानी गठिया की एक ही प्रकार होती है या अलग अलग तरह का होता है? ये गठिया हमेशा दो प्रकार का होता है। एक होता है डिजेनरेटिव, जो कि उम्र के साथ जो आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी, जिसमें जोड़ में सूजन आ जाती है, वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी गठिया। जी डॉक्टर देवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि ये किस वजह से होता है गठिया, क्या कारण रहता है इसका? जैसा कि डॉक्टर तरुण ने कहा कि गठिया दो प्रकार का होता है, डिजेनरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी। डिजेनरेटिव यानी कि जो बुढ़ापे वाला जो आर्थराइटिस गठिया है, उसकी मेन वजह है कि जो जोड़ के अंदर उपस्थित कार्टिलेज या जिसे हम ग्रीस समझ सकते हैं, अगर वो खत्म होने लगे उम्र के साथ साथ तो दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। एक तो ये कारण हो गया। और जहां हम बात करें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की यानी कि सूजन वाले गठिया की, उसके कई कारण होते हैं। कभी कभी जैसे कोई इन्फेक्शंस हो गए या फिर किसी को फैमिली में था मेंबर को, या फिर कुछ कभी कभी स्मोकिंग से, अल्कोहल से, बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है। कुछ मरीजों के भीतर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के मूल कारण का पता लग भी नहीं पाता। जी, तो क्या हम इसे हेरिडिटरी यानी वंशानुगत मान सकते हैं? और मेल फीमेल किस में ज्यादा होने के ये चांसेस रहते हैं? डॉक्टर तरुण, आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा गया है या देखने में आया है, जो कि स्टडीज बताती हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज का पार्ट है। जी, तो उसमें क्या होता है आपको पता ही है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका थोड़े से रिसेप्टर्स कॉमन होते हैं इसके साथ, तो इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। बट मेल्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और ये परिवार में हेरिडिटरी होता है। ये मतलब कि अगर पहले हम बोलते थे कोन जॉइंट ट्विंस होते, मान लो दो बच्चे इकट्ठे हुए जी, तो उसमें भी ये देखा गया कि उनका इंसिडेंस एक को है तो दूसरे को ज़्यादा है चांसेस होने के। जी, और किस उम्र में होता है ज्यादातर? इसकी कोई उम्र नहीं है। ये किसी 3 साल से 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, या 30 साल के आदमी को, या 70-80 साल के बुजुर्ग को भी हो सकता है। कहीं को बीमारी पता लगती है 60 साल में, तो इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है उम्र की, हर उम्र में हो सकता है। जी डॉक्टर देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के क्या लक्षण रहते हैं और इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी पड़ती है ताकि डायग्नोज हो सके कि ये आर्थराइटिस है और कौन सी टाइप का है? मरीज के लक्षण भी इस बात पर निर्भर करेंगे कि मरीज को किस प्रकार का गठिया है। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस यानी कि जो वृद्धावस्था में गठिया मिलता है, उसके अंदर सामान्यतः मरीज को चलने फिरने पर दर्द होता है, जोड़ के अंदर कार्य करने से जोड़ में दर्द बढ़ जाता है, सूजन अधिकांशतः नहीं मिलती, और ऐसे मरीजों को रेस्ट लेने पर, बैठ जाने पर उनके जोड़ में आराम आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अंदर लक्षण थोड़े अलग होते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के मरीजों में सुबह उठने के बाद उनके जोड़ों में अकड़न और सूजन अधिक देखने को मिलती है। जोड़ में सूजन के साथ साथ लालिमा यानी कि लालपन, उस जगह पर गर्माहट, और हो सकता है कि काम करने पर दर्द भी हो। लेकिन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जैसे जैसे दिन बीतता है और दिनचर्या शुरू होती है, जोड़ चलने लगते हैं और दर्द में कमी आने लगती है। जी, और इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेगी? क्योंकि कई बार कहीं चोट लगने के कारण भी सूजन हो जाती है या कोई और भी वजह हो सकती है, तो कैसे पता लगाया जाता है कि ये आर्थराइटिस ही है? जी, मरीज की जांच डॉक्टर द्वारा करने के साथ साथ कुछ ब्लड के टेस्ट और कुछ एक्सरे करने पर हम यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि
मरीज को किस प्रकार का गठिया है। जी। आम जांचों में खून की जांचें और एक्सरे शामिल हैं। हम एक्सरे करके ये देखते हैं कि जो जोड़ है उसमें नॉर्मल स्पेस होता है वो कितना है, सूजन जोड़ के आसपास कितनी बनी हुई है, और गठिया की वजह से जो जोड़ की दो हड्डियां हैं उनमें कितनी क्षति पहुंची है। इसके साथ साथ हम कुछ खून की जांचें करते हैं। जो आम जांचें खून की होती है जिसमें लीवर और किडनी की जांचें और शरीर में मौजूद खून की मात्रा जो हम चेक करते हैं, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस केसेस में कुछ स्पेसिफिक जांचें हैं जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP, HLA-B27। ये कुछ सामान्य जांचें हैं जो कि हमें गठिया की प्रकार पता करने में मदद करते हैं। जी, और जैसे डॉक्टर तरुण ने बताया हमें कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, तो आमतौर पर जिनके परिवार में किसी को ये बीमारी है तो क्या उन्हें समय समय पर चेक करवाते रहना चाहिए? हमें ये देखना होगा कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आप देखें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा केसेस देख पाते हैं। अगर हम बात करें खतरे की कि घर में अगर एक किसी व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है तो दूसरे को खतरा कितना होगा, आम तौर पर अगर हम देखें जो खतरा है अर्थराइटिस का वो 1% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि 100 में से एक ही चांस है जिसमें बीमारी होगी जी। यानी कि घर में अगर गठिया किसी को है तो दूसरे व्यक्ति को गठिया होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यदि परिवार के अन्य सदस्य को कोई भी लक्षण ऐसे मौजूद हो जाते हैं जो कि अर्थराइटिस की संभावना को दर्शाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराकर परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा अगर सिम्टम्स नहीं है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, क्योंकि होता है ना कि कहीं पता चल जाता है कि दादी या नानी को किसी को था अर्थराइटिस, तो अपने माइंड में भी ये चीज रहती है कि कहीं हमें ना हो जाए। जी, तो इसके लिए प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी है, और आप विशेषज्ञ बैठे हुए हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोताओं के सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता जाए उन्हें। जी बिल्कुल। डॉक्टर तरुण, आपसे जानना चाहूंगी इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब किसी मरीज को डायग्नोज हो जाता है कि इसे अर्थराइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? ये ट्रीटमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यही चीज़ है जो कि मरीज़ को डिसेबिलिटी से बचाएगी, क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी बहुत कॉमन होती है। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर कोई ट्रीटमेंट ना ले तो उसको दिक्कत हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि अगर ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपरली लो तो ट्रीटमेंट बंद भी हो सकती है। जब आपका गठिया का इलाज पूरा हो जाएगा और डॉक्टरों को लगेगा तो ट्रीटमेंट बंद भी हो सकती है। तो हमारे पास बहुत दवाइयाँ हैं जो स्टार्टिंग में तो हमको पता है, आप सभी को पता है कि पेन किलर्स लेने हैं, और पेन किलर्स भी जुडिशियस यूज़ होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि खाते रहे तो 10 साल खा ही रहे हैं और डॉक्टर की देख रेख में। दूसरा ये है कि एक बोलते हैं डमार्ड डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स, तो आजकल इनका बहुत ज़्यादा चलन है जो कि हर मरीज़ को दिए जाते हैं, और उनके साथ एक ही ध्यान रखना होता है कि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको देखते हुए डोज बढ़ानी पड़ती है। तो एक डमार्ड्स के ऊपर है, और आजकल एक और जो नए थेरेपी आ गई है बायोलॉजिकल्स। सो बायोलॉजिकल्स भी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनका इलाज डमार्ड से नहीं हो पाता या डिजीज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उन लोगों में बायोलॉजिकल्स यूज़ कर सकते हैं। बट मोटे तौर पे जो दवाइयाँ हैं ये खाने वाली ज़्यादा होती हैं, जो बायोलॉजिकल्स हैं वो इंजेक्टेबल भी हो सकते हैं जी। और जो लास्ट ड्रग है वो है स्टेरॉइड्स। जब भी एक्यूट अटैक होता है तो हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, वो भी जुडिशियस यूज़ होना चाहिए जी। डॉक्टर देवेंद्र, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि स्टीरॉइड्स की जब बात आती है ना तो लोगों के मन में ये शंका होती है कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लोग लेना भी नहीं चाहते। घर में ही बैठे वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और सोचते हैं कि डॉक्टर्स भी यही देंगे या फिर स्टीरॉइड्स देंगे, तो इस डर से वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते। ये स्टीरॉइड्स का क्या नुकसान हो सकता है बॉडी पे, और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमें यह समझना होगा कि हर दवा विष के समान है। यह दवा की तरह काम करेगी या विष की तरह काम करेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी अवधि के लिए और कितनी मात्रा में किसी दवा का सेवन किया जाता है जी। जैसा कि जो आपका प्रश्न है कि स्टेरॉइड के यूज से काफ़ी मरीज कतराते हैं, घबराते भी हैं जी।
जब मरीज शुरुआत में हमारे पास आता है और उस समय मरीज की बीमारी बहुत अधिक रहती है उस समय, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दवा शुरू करके जल्दी से जल्दी जो बॉडी में चल रहा है इन्फ्लेमेशन उसे कम किया जाए। इसीलिए हम शुरुआत में थोड़ी मात्रा में और थोड़ी अवधि के लिए स्टेरॉइड शुरू करते हैं जिससे कि उनका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। जैसे ही बीमारी काबू में आने लगती है हम उसके बाद स्टेरॉइड की मात्रा को कम करते हुए बंद कर देते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब मरीज जैसे ही स्टेरॉइड शुरू करते हैं उनके लक्षण ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर से मिले बिना ही घर पर उस दवा को लगातार लेते रहते हैं। लगातार स्टेरॉइड लेने से बॉडी में स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और जिससे कि उनको नफे नुकसान होते हैं। इसीलिए स्टेरॉइड अगर लेना भी है कम अवधि में, कम मात्रा में और डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में साइड इफेक्ट कम रहेंगे, फायदा अधिक होगा। जी, और कई बार क्या होता है कि मरीजों को जिस दवाई से फर्क पड़ जाता है ना, वो उसकी स्ट्रिप संभाल के रख लेते हैं। अपने आप दवाई बंद कर देंगे और दोबारा जब लक्षण आते हैं तो वो अपने आप शुरू कर देते हैं। तो ये कितना घातक हो सकता है? ये घातक है मैम, क्योंकि जब हम मरीज को दवा देते हैं, दवा के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान के लिए, साइड इफेक्ट्स के लिए हमारे पास ब्लड की जांचें हैं, एक्सरे हैं, वो सब करके हम अपने हिसाब से तय करते हैं कि मरीज को कितनी दवा कितने समय के लिए खानी है। जब मरीज दवा अपने आप से कंटिन्यू करते हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ वो देखते हैं जो फायदा हो रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जो छुपा हुआ नुकसान हो रहा है वो देख नहीं पाते और अंत में आकर उनको इसका मूल्य देना पड़ता है। जी डॉक्टर तरुण, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट के दौरान भी समय समय पर ब्लड टेस्ट वगैरह या कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिनके आधार पर ये तय किया जाए कि मतलब शरीर ठीक है, कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हो रहा? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम दवाई डालते हैं तो आपको पता है, डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि दवाई एक विष भी है और एक हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान भी है। जी। तो हर दवाई को हम मान के चलें कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो हर रेगुलर चेक फॉलोअप पे हम देखते हैं कि लीवर कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट लीवर पे होते हैं। जी। सो लीवर का टेस्ट कराते हैं, और क्योंकि ये दवाइयाँ खून भी कई बार कम कर देती हैं, तो खून हम CBC जैसे हम हमेशा कराते हैं, किडनी का टेस्ट हमेशा कराते हैं। और जैसे स्टेरॉइड्स हैं, जैसे आपने पूछा था, स्टेरॉइड्स में शुगर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे दौर पे स्टेरॉइड खाएंगे तो शुगर, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है। सो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि अगर हम आर्थराइटिस की दवाइयाँ ले रहे हैं तो रेगुलर, तभी हम बोलते हैं कि हर महीने या हर 2 महीने में रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए मरीज़ को। जी, तो इससे यही संदेश जाता है कि अपने आप ना तो दवाई शुरू करनी है, ना अपने आप बंद करनी है, और दवाई खाने के दौरान भी ये नहीं मरीजों को सोचना चाहिए कि अब हम ठीक हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं हमें कि समय समय पर फॉलोअप भी करवाना चाहिए और डॉक्टर जैसे बताएं उनकी देख रेख में ही मेडिकेशन होनी चाहिए। डॉक्टर देवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर तरुण ने भी हमें बताया है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है ये बीमारी, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला इस बीमारी से ग्रसित है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? और एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जैसे मेडिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं, तो क्या बच्चे के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं इन दवाइयों के? स्वस्थ माँ तो स्वस्थ बच्चा, ये हम सब जानते हैं, इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई दो राय होंगी। जैसा कि डॉक्टर तरुण ने बताया कि काफ़ी सारे मरीज ऐसे भी होते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की जो कि यंग होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी औरतें हों जो कि यंग हैं और एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे हों और उन्हें गठिया हो और गठिया की दवाई चल रही हो। जब भी कोई गठिया की युवती हमारे पास आती है जो कि बच्चे के लिए प्लानिंग कर रही है, हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि गठिया जो है काबू में रही। अगर पिछले 6 महीने या साल भर गठिया काबू में था तो इसका मतलब ये है कि माँ स्वस्थ है और एक स्वस्थ बच्चा वो पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दवाएं चलती हैं गठिया में, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि बच्चे के लिए हानिकारक हैं। तो जैसे ही ये मरीज आते हैं हमारे पास क्लिनिक में, हम उनकी बीमारी देखने के बाद कि हाँ बीमारी काबू में है और बच्चा प्लान कर सकते हैं, हम उनकी दवाई चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसी दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जो कि बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। और अगर जब बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को स्तनपान कराना जरूरी है, ये बच्चे अपनी माँ का दूध भी पिएंगे, तो हम वही दवाई देते हैं जो कि बच्चे को दूध में माँ के दूध के साथ ना जाए
और बच्चे जो हैं बिना किसी हानिकारक प्रभाव के अपने माँ का स्तनपान कर सकें। जी डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल सभी अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर ये बीमारी है और प्रेगनेंसी के दौरान आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो दवाइयाँ भी अपनी मर्जी से ना लें, डॉक्टर के परामर्श से ही लें। डॉक्टर तरुण, आपसे जानना चाहूँगी डाइट के बारे में, क्योंकि अगर हम बात करें अपने बड़े बुजुर्गों की तो वो तो यही कहते हैं कि अगर आर्थराइटिस हो तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी, इस तरह के बहुत सारी हमें हिदायतें देते हैं। तो आप विशेषज्ञ हैं, आप हमें बताइए कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए ताकि इस बीमारी से भी राहत मिलती रहे और शरीर भी ठीक रहे। डाइट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये एक बीमारी ऑटोइम्यून बीमारी है जी, तो आपको पता जैसे है कि आपका शरीर आपके जोड़ों से लड़ रहा है, तो आपको अपनी शरीर में अंदरूनी ताकत चाहिए, क्योंकि नेचुरली अगर ताकत नहीं होगी तो आप लड़ नहीं पाओगे इस बीमारी से भी। जी, डाइट में सब कुछ लें, पौष्टिक चीज़ें लें, ठंडा या गर्म का सेवन किताबों में तो नहीं लिखा है कि ऐसा होता है, बट जो चीज़ नहीं सूट कर रही है, मान लो कोई बोलता है कि जी मेरे को नींबू से दर्दें बढ़ जाती हैं, बट ऐसे किताबों में या साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, बट उस चीज़ को ना लें, बेटर है। बट ये है कि पौष्टिक आहार में इसके लिए ऐसा कोई आहार नहीं कि स्पेशल डायबिटीज़ में जैसे आप बोलते हैं आप ये ना खाओ ये ना खाओ जी, तो इसमें ले सब कुछ सकते हैं, बट जो चीज़ नहीं सूट कर रही है, जो चीज़ दर्दें बढ़ा देती है, उसको अवॉइड करें डाइट में। और कुछ लोग कैल्शियम और विटामिन D3 अपने आप लेना शुरू कर देते हैं कि हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो क्या ये ठीक है या नहीं इस बीमारी में? कैल्शियम और विटामिन D3 बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि अभी ऐसे केसेस में हमको मिले हैं जिसमें विटामिन D3 लेवल बहुत ज़्यादा थे और उसके कारण उनका कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया जी, और फिर अल्टीमेटली नेचुरली ये क्वेश्चन बहुत एक अलग टॉपिक है, क्योंकि जो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है इसमें बोन डिजीज़ भी होती है साथ में, तो इनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बट बिना परामर्श के कोई भी दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसमें क्या मरीज एक्सरसाइज कर सकता है जिससे उसके जोड़ जो हैं वो लचीले रहें, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, क्योंकि आपने कहा कि इसमें सोजिश आ जाती है तो जकड़न आती है। तो डॉक्टर देवेंद्र, एक्सरसाइजेज के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें शरीर के साथ साथ जोड़ भी दिए ताकि हम चल सकें, मूवमेंट कर सकें। अगर कोई जोड़ गठिया की वजह से काम नहीं कर रहा है तो उस जोड़ के आसपास की मांसपेशियां, टेंडन, लिगामेंट्स और बाकी चीजें कमजोर हो जाती हैं। हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो मरीज का जोड़ है उसका जो कार्य है वह बना रहे। इसलिए जब सूजन बनती है जोड़ के अंदर गठिया की वजह से, दवा के साथ साथ हम मरीज को एक्सरसाइज करने के लिए भी कहते हैं। एक्सरसाइज नियमित रूप से करने से जो जोड़ है उसके आसपास की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत रहती हैं, टेंडन और लिगामेंट मजबूत रहते हैं, जिससे कि जब आगे जाकर जोड़ का सूजन खत्म होगा तब मांसपेशियां काम कर सकें। इसलिए हमारे हर मरीज को हम यह सलाह देते हैं कि हफ्ते में से 7 में से 5 दिन तकरीबन आधे घंटे के लिए डेली अपने आप को वर्जिश में बिजी रखें ताकि उनके जोड़ स्वस्थ रहें। जी डॉक्टर तरुण, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई आर्थराइटिस का मरीज है, इलाज तो उसका चल रहा है, लेकिन घर में उसे और कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि उसकी हड्डियाँ भी ठीक रहें और फ्रैक्चर्स वगैरह का खतरा ना रहे? एक तो यह है कि गठिया में दोनों तरीके के मरीज होंगे, एक होंगे थोड़ी जिनको डिसेबिलिटी होगी और एक होंगे जो बिल्कुल अपना काम नॉर्मली कर सकते हैं। जी, सो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि डाइट अच्छी लें, पौष्टिक लें। जी, दूसरी बात है धूम्रपान बिल्कुल ना करें, धूम्रपान और अल्कोहल, क्योंकि देखा गया है कि धूम्रपान इस बीमारी को 3 से 4 गुना बढ़ा देता है। अगर उसको अटैक नहीं भी पड़ रहे होंगे, धूम्रपान करेंगे तो और बढ़ जाएंगे। जी, दूसरी बात है कि एक साफ सुथरा, जैसे कोविड में बताया गया कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, सीजनल वेजिटेबल जरूर खाएं या सीजनल फ्रूट जरूर खाएं। और जो चौथी बात है कि जो डिसेबल्ड हैं, जो लोग जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, वो जैसे डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि वो फिजियोथेरेपी का सहारा ज़रूर लें, एक्सरसाइज करें, हाथ पाँव गर्म रखें सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जकड़न ज़्यादा होगी। और अगर आपको चलने में दिक्कत है तो हीरो ना बने, कोई ना कोई सपोर्ट साथ में ज़रूर ले लें, क्योंकि इन पेशेंट्स में क्या होता है, हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, जोड़ भी कमज़ोर होते हैं, तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि हड्डी कमज़ोर है तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फ्रैक्चर हो गया एक बार तो आपकी लाइफ के कुछ दिन जो है ख़राब हो सकते हैं और तकलीफ दे सकते हैं। तो उसमें है कि जो सपोर्टिंग सिस्टम है अपना, उसको सुदृढ़ रखें। जी डॉक्टर साहब, अब बात वही घूम फिर के आ जाती है कि कुछ लोग अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं कि अब गठिया हो गया तो ये उम्र भर साथ ही चलेगा,
और ज़्यादा दवाइयाँ भी खाना वो प्रेफर नहीं करते हैं या इलाज करवाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? बीमारी के शुरुआती दौर में जब बीमारी कम होती है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होता जोड़ को, उस समय अगर दवा शुरू कर दी जाए तो इन्फ्लेमेशन को काबू करके समय के साथ दवाएं बंद करने की एक ऑप्शन हमेशा रहती है। लेकिन मान लीजिए यदि कोई मरीज है जो दवा नहीं ले रहा है या दवा उसने बंद कर दी है बीच में और जोड़ के अंदर सूजन बनी हुई है, यानी कि नुकसान हो रहा है, ऐसे में लंबे समय में उनके जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अगर जोड़ टेढ़ा और खराब हो जाएगा तो हो सकता है कि आगे जोड़ काम ना करे और उसको बदलने की नौबत आ सकती है। तो यदि अगर जो दवाइयाँ हैं वो नियमित रूप से चलती रहे तो बढ़िया है, अगर दवाइयाँ नहीं लेंगे या रोक देंगे तो जोड़ खराब हो जाएगा जी, और परिणाम घातक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी मिस हो रही है जो श्रोताओं को देनी बहुत ज़रूरी है तो एक संदेश के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को बताइए। हमारे पेशेंट्स या कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उन्हें आर्थराइटिस या गठिया की बीमारी है, उन्हें अपने गठिया के लक्षण पहचानने होंगे। यदि किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, सूजन या फिर अकड़न या लालपन या जोड़ों में गर्मी या जोड़ों में टेढ़ापन या कोई भी ऐसे लक्षण मौजूद हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से मिलने के बाद, जांचें करवाने के बाद जो भी बीमारी इनको बताई जाती है और जो भी इनको उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको नियमित रूप से खाएं। अपनी दवाओं के साथ साथ एक संतुलित आहार और वर्जिश करते रहें। दवाओं को डॉक्टर के परामर्श के बिना ना रोकें, ना ही बदलें। इसके अलावा यदि जोड़ों में टेढ़ापन आ चुका है पहले ही या और कोई दिक्कत है तो वर्जिश के अलावा अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य में थोड़ी मदद लें, यानी कि केन या फिर कोई स्टिक चलने के लिए या और कोई सहायक उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। गिरने से बचें क्योंकि फ्रैक्चर हो सकता है। और यदि किसी मरीज का कोई जोड़ पूर्ण रूप से खराब हो चुका है और डॉक्टरों ने उस जोड़ को बदलने की सलाह दी है तो वह जोड़ प्रत्यारोपण के लिए जा सकते हैं। यह सर्जरीज आजकल बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखे जाते हैं। इसके अलावा चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रिमेटोलॉजी एम्स बिलासपुर में शुरू हो चुका है और गठिया बाई के मरीजों को सुविधा प्रदान की जा रही है, मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक यह संदेश हम लोग चाहेंगे पहुंचाना कि यदि किसी मरीज को गठिया बाई है या गठिया बाई का संदेह है, ऐसे मरीज एम्स बिलासपुर में सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को दिन में 2 बजे ओपीडी ब्लॉक की 4थी मंजिल में रूम नंबर 741 में डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर वीर सिंह नेगी, निदेशक एम्स बिलासपुर के संचालन में डॉक्टर तरुण शर्मा, मैं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा और डॉक्टर सुभाष चंद्र इन मरीजों को देख रहे हैं। जी, स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन होता है और हम स्वस्थ रहें इसके लिए ही हम अपने श्रोताओं को आप विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारियां दिलवाते हैं। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो इनिशियल स्टेज में ही हमें आगे आना चाहिए और विशेषज्ञों से मिलकर इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर तरुण शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र बैरवा, आप हमारे स्टूडियो में अपना इतना कीमती समय निकाल कर आए और हमारे श्रोताओं को आर्थराइटिस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।